नमस्कार, नाम स्वीकार में आपका स्वागत है अभिनंदन। जैसा कि पिछला विषय हमारा था, जहाँ हमने प्रेम संबंध की बात करी थी कि कौन से प्लैनेट होते हैं जो प्रेम संबंध के लिए ज़रूरी होते हैं। और उसी में हमने आपको बोला था कि प्रेम संबंध जो विवाह में परिणित होते हैं या कौन से वो योग बनते हैं जो प्रेम विवाह तो आपको करवा देते हैं, लेकिन फिर उसमें दिक्कतें देना शुरू करते हैं। तो पहला तो है कि प्रेम विवाह और प्रेम संबंध होने के बाद हुआ प्रेम विवाह और उसके बाद होने वाली दिक्कतें, जैसे मंगल अगर आपका ठीक अवस्था में नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए, कि अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है या कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन विवाह किसी कारणवश हो गया है, जैसे शुक्र की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और विवाह हो गया है, तो वो क्या करेगा ना मंगल, विवाह के बाद पार्टनर या दोनों में से किसी एक को ना बीमारी देगा, बीमार करेगा फिजिकल तौर पे। और इसके अलावा कभी कभी चार्ट में शनि राहु और शनि राहु मंगल, ये दोनों भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। अगर शनि राहु का संबंध बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति डोमिनेट करना शुरू कर देता है अपने पार्टनर को और उस पर आवश्यकता से अधिक बंधन देने के कारण विवाह संबंध खराब होते हैं। अगर यही राहु शनि और मंगल एक साथ हो जाएं या एक दूसरे को प्रभावित करने लगे तो इसमें शक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रिश्ता खराब होने में शक एक मेजर पॉइंट बन जाता है। प्रेम विवाह में अथवा नॉर्मल जो शादी हमारे बड़े बुजुर्गों की देख रेख में होती है, उसमें सबसे पहले हम क्या देखें? सबसे पहले देखिए, आज विषय के साथ में ही रख रहा हूँ इसको, कि ये विवाह में संबंध में जो जन्म कुंडली से देख कर कुंडली मिलान या गुण मिलान होता है, वो क्यों? तो ये मान लीजिए कि शुभ विवाह कैसे हो। शुभ विवाह के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या प्लैनेट होंगे, कौन से भाव हमारे सबसे अच्छे होने चाहिए। तो केवल सप्तम भाव आपके विवाह से मतलब नहीं रखता है, इसके अतिरिक्त भी पहला भाव, दूसरा भाव, पाँचवा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव, और इसके अतिरिक्त एक सबसे विशेष भाव आपका नवम भाव। आपका भाग्येश कमज़ोर है अथवा अच्छा है, ये आपके शादी की सही एज के बारे में, या मान के चलिए कि किस उम्र में शादी होगी, जल्दी होगी, देर से होगी, शादी में होने वाली समस्याओं कितनी कब आएंगी, फिजिकल समस्याएं कब आएंगी, उन सबको दर्शाता है। ठीक, यदि चंद्रमा, गुरु, मंगल ये कमज़ोर हों अथवा कुपित हों तो ऐसे व्यक्ति की शादी जल्दी नहीं होती। ज़्यादा शादी हो भी जाएगी तो उसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, चंद्रमा के कारण गड़बड़ी क्या आती है विवाह में कि वो मन का कारक है। तो होता क्या है, अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो मन से मन का जुड़ाव होने में दिक्कतें सबसे पहले देता है। एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा होता है, एक दूसरे को समझने की स्थिति नहीं बन पा रही होती है। मंगल, जो मैंने पहले बताया, अगर मंगल दिक्कत देगा तो विवाह में सबसे पहले बीमारी देगा, रक्त से जुड़ी परेशानियां भी देगा। अच्छा, जब हम विवाह मिलाते हैं तो उसमें अष्टकूट आते हैं। अष्टकूट जिसमें 36 गुणों की बात होती है, तो हर एक अष्टकूट का अपना एक नंबर है कि उसमें इतने नंबर तो होने ही चाहिए। ठीक, लेकिन इन सब सारे अष्टकूट में सबसे जो नंबर अपना लेके बैठा हुआ है, सबसे मेन, कि अगर वो अष्टकूट नहीं मिला तो समझ लीजिए शादी नहीं होने की संभावना बन जाती है और मना भी कर दिया जाता है कि शादी नहीं होगी, वो है नाड़ी। अगर नाड़ी दोष है तो शादी को तुरंत मना किया जाता है कि शादी नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैं आपको आगे दूंगा क्यों। मैं आपको एक एक अष्टकूट का रीज़न देता जाऊंगा ये क्यों है। तो जैसे 8 अष्टकूट, और 8 अष्टकूट वर्ण, वर्ष, तारा, योनि, राशि, गण, भकूट और नाड़ी, ये 8 गुणों के अंदर ही आपके 36 गुण आते हैं जिनका मिलान किए करना होता है। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वर्ण। वर्ण को अगर मैं इंग्लिश, वर्ण हिंदी का शब्द है लेकिन अगर इसको मैं इंग्लिश में डिस्क्राइब करूं तो ये है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन से आप जो समझ रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में आया ना कार्य क्षेत्र। वर्ण से हम ये देखते हैं कि दोनों पति पत्नी अथवा लड़का लड़की जिनकी शादी के लिए बात हो रही है, उनका कार्य क्षेत्र कैसा है, सिमिलर है, डिफरेंट है। अगर सिमिलर है तो उसमें हम आपको नंबर दे देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए दो डॉक्टर्स की शादी हो रही है, तो वो एक दूसरे की समझने की संभावना उसमें ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि दोनों ने एक ही पढ़ाई कर रखी है और दोनों दूसरे के कार्य क्षेत्र को जानते हैं। ठीक,
अब मान लीजिए ऐसे दो व्यक्ति जिनकी शादी हो, जिसमें एक की नाइट ड्यूटी लगती है, आजकल तो कॉमन है नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट, और एक की डे शिफ्ट, तो उसमें सामंजस्य होने की संभावनाएं दूसरे केस से काफ़ी कम होंगी। तो एक दूसरे से सामंजस्य बैठाना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो वर्ण पहला ये है आपका प्रोफेशन की बात हो रही है लड़के लड़की की। अच्छा, इसके बाद आता है वश्य। वश्य कैसा है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसा रहेगा, एक दूसरे को डोमिनेट तो नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। अब मान लीजिए आपका ये ऊपरी मंगल का क्षेत्र जो आपका माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में आता है, साइड में कॉर्नर पे निकला हुआ आपकी लिटिल फिंगर के नीचे, ये अगर उभरा हुआ है और बाहर की तरफ निकला हुआ है, उभार लेके बाहर की तरफ निकल आया है, तो ये ऊपरी मंगल का बाहर की तरफ निकला होना व्यक्ति को डोमिनेटेड पर्सनालिटी देता है। अब इस स्थिति में क्या होगा, अगर ऊपरी मंगल ज़्यादा मजबूत हो जाए तो पार्टनर एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे, तो फिर वो शादी में दिक्कत देगा। तीसरा गुण आता है वो क्या है, तारा। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारी शादी, किसी की शादी हुई और उसने बोला कि मेरा शादी के बाद मेरी जॉब अच्छी लग गई, मुझे घर भी मिल गया, गाड़ी मिल गई। तो तारा यही है कि आपके भाग्य का तारा जगमगाएगा कि नहीं जगमगाएगा। शादी के बाद पति पत्नी या लड़का लड़की एक दूसरे के भाग को ग्रोथ दे रहे हैं, उसमें इन्हेंसमेंट कर रहे हैं कि इसको गिरा रहे हैं, ये तारा है। भाग्य का उदय दिखाना का गुण ये आपको तारा में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद चौथा है योनि। योनि बिल्कुल आप योनि शब्द से बिल्कुल सही तरफ अगर ले जाऊं आपको, तो ये वही बात है कि एक दूसरे की काम इच्छाओं की पूर्ति कर पाना, एक दूसरे से कंपैटिबल हैं कि नहीं। और ये मैं शारीरिक रूप से ही बात कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से एक दूसरे को साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो योनि में हम ये मिलान करते हैं। अगर योनि नहीं मिलती तो उसमें भी दिक्कत होती है कि एक दूसरे से शारीरिक रूप से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और अगर ये दोष आ रहा हो योनि का तो शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर योनि नहीं मिलान नहीं हो रहा है और आप फिर भी चाह रहे हैं शादी करने का, तो उसके बाद आप सेकंड लेवल पे जाएंगे, जब कुंडली में आप चंद्रमा और बृहस्पति और शुक्र इन तीनों की स्थिति को देखेंगे। अगर ये कुंडली को बैलेंस कर रहे हैं तो आप इस दोष को बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद आता है राशि। राशि की दोनों की राशियाँ मित्र राशियाँ हैं कि नहीं हैं, शत्रु राशि तो नहीं है। अच्छा, अगर मित्र राशि होती है तो तालमेल बैठाना आसान हो जाता है, फैमिली के साथ भी और अपने साथ भी, पार्टनर के साथ भी। अगर शत्रु राशि हैं तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो आपकी फैमिली को भी इज्जत नहीं दे पाएगी और आपको भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। इसके बाद आता है गण। गण 3 गण हैं, राक्षस, मनुष्य, देव। तो राक्षस, देव देव, मनुष्य देव, राक्षस मनुष्य, इन सब में शादी ठीक ठाक निभ जाती है, लेकिन राक्षस देव में शादी मुश्किल मना हो जाती है। उसके बाद छठा गुण भकूट, 7वां गुण भकूट। भकूट क्या करता है, आपसी सोच विचार, आपकी थिंकिंग, आपका पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताता है। आप अपने पार्टनर को कैसी सलाह दे सकते हैं या उससे आप जो सलाह मिल रही है उसको कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी फैमिली या आपकी फैमिली के थ्रू क्या सजेशन दिए जा रहे हैं और उसको आप एक दूसरे से कितना आप एक दूसरे के साथ कितना उसको मान रहे हैं, ये दिखाता है भकूट। अगर भकूट नहीं मिलता तो पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। एक दूसरे से विचार ना मिलना वैचारिक वैमनस्य की स्थिति लाता है और विवाह में दिक्कतें देता है। फिर बड़ी बात है, अगर भकूट नहीं मिलता है तो आपको चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र इन तीनों को देखना है। अगर ये तीन कुंडली को बैलेंस कर रहे हैं तो आप इसको भी बाईपास कर सकते हैं। लेकिन एक गुण है जिसको बाईपास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो है नाड़ी। नाड़ी आपका वही नाड़ी है जिसको आपका वैद्य आपके हाथ में नब्ज पकड़कर आपकी बीमारी बताता है। ठीक, ये वही नाड़ी है, आदि मध्य अंत्य नाड़ी। ये नाड़ी आरएस फैक्टर की बात करते हैं, रक्त आरएस फैक्टर। अगर दोनों नाड़ियाँ सेम हैं किसी की तो 2 दिक्कतें मेन आती हैं। पहला, संतान उत्पत्ति में दिक्कत। अगर किसी तरह संतान उत्पत्ति हो भी जाती है तो बच्चे के मानसिक विकास में दिक्कतें होती हैं। अच्छा, तो आरएस फैक्टर कैसे चेक करेंगे, मतलब नाड़ी कैसे चेक करेंगे? नाड़ी चेक करने के लिए लड़का और लड़की दोनों की चंद्र राशि एक हो, एक ही नक्षत्र में हो और एक ही चरण में हो। मतलब 3 चीज़ें बताई मैंने। ये मत देखिए कि नाड़ी सेम हो गई, नहीं, इन तीनों को चेक करना है। चंद्रमा एक ही राशि में हो,
नक्षत्र का जो चरण है वो भी एक हो, मान लीजिए चंद्रमा रोहिणी में है लड़के का, और लड़की का भी चंद्रमा रोहिणी में है, दोनों दूसरे पद में है और दोनों राशि मतलब वृषभ राशि में हो गई। तो और जो राशि का मालिक है वो भी एक ही राशि में है, मान लीजिए चंद्रमा वृषभ राशि में है तो शुक्र उसका तुला राशि में है, तो लड़की का शुक्र भी तुला राशि में है, तब ये आर्यभट्ट का दोष आएगा अथवा नहीं आएगा। इसमें से अगर कोई भी मिलान नहीं होता है कंप्लीट तो आर्यभट्ट का दोष निम्न स्तर का हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ मैंने एक बेसिक आपको बताया है कि मान लीजिए आप कोई भी चार्ट देख रहे हैं और विवाह के तक जा रहे हैं तो कम से कम इन गुणों का मिलान पहले करें, और इन गुणों के मिलान से फिर आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे जब आप कुंडली को अच्छे से मिलाएंगे कि उसके ग्रह आपके ग्रह को सपोर्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको विवाहतर संबंध और विवाह में होने वाली दिक्कतों से रिलेटेड कुछ समझा पाया होगा। आगे इस विषय पर और भी प्रकाश डालेंगे, और अगर आप कोई वीडियो में कुछ भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से इसको शेयर कीजिए, शायद उनको कुछ मदद मिले। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।